ठीक है, लिखे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पिछली क्लास में पढ़ा था, अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने जो मेथड है वो इस्तेमाल किया था इनवर्स वाले। कौन से वाले? जिसमें हमने बोला था x इज इक्वल टू कितना, a इनवर्स b या 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a डॉट b। ये तो बात हो गई बोर्ड में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर बोर्ड में हमें x y z की वैल्यू निकालनी है तो हम उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, यूजिंग एडजॉइंट और इनवर्स। लेकिन अगर जेई में हमें काम करना हो तो हम क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करते हैं। किसका? क्योंकि क्रैमर्स रूल बहुत आसान पड़ता है, क्योंकि इसमें इनवर्स नहीं निकालना है, एडजॉइंट नहीं निकालना है, ये प्योरली डिटरमिनेंट पे बेस्ड है। किस पे? तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, क्रैमर्स रूल। क्या कहता है समझे कि अगर आपके पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम, d1। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू कितना बच्चे, d2। और तीसरा इक्वेशन ले लेते हैं a3x प्लस b3y और प्लस c3z इज इक्वल टू कितना बच्चे, d3। ये हमने किया काम, ये पिछले क्लास में भी किया था सिस्टम में। तो यहां से हमने मैट्रिक्स बनाई थी a, फिर x और फिर क्या बनाई थी b। यहां वो मैट्रिक्स नहीं, यहां सारा काम डिटरमिनेंट में होगा। किसमें होगा? तो पहले एक पैरेंट डिटरमिनेंट बनाए जिसको आप डेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेल, जिसको आप a1 लिखें, a2 लिखें, a3 लिखें, b1 लिखें, b2 लिखें, b3, c1, c2 और c3 डिटरमिनेंट। अब अगर इसका फिर वही बात है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात होगी, लेकिन वो बात की बात होगी। लेकिन पहली बात कि डेल निकालने के बाद आप तीन क्वांटिटी और निकालोगे। कौन कौन सी? डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, या आपकी इच्छा आप डेल 1, डेल 2, डेल 3 बोलो, डेल ए बोलो, डेल बी, आप रिप्रेजेंटेशन आप देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहां से सबसे पहले निकाल रहे हैं डेल एक्स। क्या निकाल रहे हैं? डेल एक्स में क्या करना है कि जो भी एक्स का मतलब एक्स का कोएफिशिएंट है उसको आपको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस कर देना है? यानी यहां आने वाला है d1, d2, d3, यहां अभी भी b1 है, b2 है और क्या है b3, यहां c1 है, c2 और कितना बच्चे c3। अरे आया नहीं आया? डेल एक्स निकालने के बाद आप निकालो डेल वाई। क्या निकालो? तो डेल वाई में किसको रिप्लेस करोगे? b वाले को। यानी यहाँ a1 रहेगा, a2 रहेगा, a3 रहेगा, यहाँ d1 आएगा, d2 आएगा और क्या आएगा d3, यहाँ c1, c2 और क्या बच्चे c3। कोई कंफ्यूजन? फिर आप निकाल लो डेल जेड। तो यहाँ किसको रिप्लेस करोगे आप? c को। a1, a2, a3, यहाँ आएगा b1, b2 और यहाँ आ जाएगा d1, d2 और d3। ये तीनों चीज आप निकाल लिए। जैसे ये तीनों चीज, अब तीनों डिटरमिनेंट है, एडजॉइंट भी नहीं है, इनवर्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम काम हो रहा है डिटरमिनेंट से, केवल काम हो रहा है ना। अब इसमें अब अगर हम सिस्टम सॉल्यूशन की बात करें, किसमें? तो अब अगली बात यहां से आप समझेंगे किस तरीके से निकालेंगे। पहला पॉइंट ये है कि अगर डेल जो है वो नॉट इक्वल टू 0 क्या हो, तब तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा? तो यूनिक सॉल्यूशन ये हमें देगा। क्या देगा बच्चे? यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, ये यूनिक सॉल्यूशन अगर हम देगा तो क्या निकालेंगे? तो x की वैल्यू देखो क्या होगा, x की वैल्यू होगी डेल एक्स अपॉन डेल। x की वैल्यू क्या होगी? डेल एक्स अपॉन डेल। उसी तरीके से y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? डेल y अपॉन डेल। और z की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बच्चे? डेल z अपॉन डेल। अब सोचना कि कहीं कुछ झंझट है क्या? केवल काम किस में हो गया? डिटरमिनेंट में हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस काफी रिड्यूस हो जाते हैं और काफी आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसीलिए क्रैमर्स रूल का हम इस्तेमाल ज्यादातर जेईई में ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस में करते हैं। लेकिन दूसरी चीज है कि अगर डेल इक्वल टू 0 हो गया, डेल इक्वल टू क्या हो गया बच्चे? 0, एंड तो सारे के सारे 0 होना चाहिए। डेल एक्स भी 0 होना चाहिए, डेल वाई भी 0 होना चाहिए और डेल जेड भी 0 होना चाहिए। तीनों के तीनों क्या होने चाहिए भैया? 0। अगर ऐसा हुआ तब हम बोलेंगे देन इट इज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा इसके पास बच्चे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीसरी बात समझ लो, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर डेल 0 के बराबर है एंड एट लीस्ट, क्या लिख रहे हैं बच्चे? एट लीस्ट वन ऑफ द डेल एक्स कॉमा डेल वाई एंड डेल जेड नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू, कोई एक भी अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तब ये देगा हमें नो सॉल्यूशन। क्या देगा? देन इट हैज नो सॉल्यूशन। हो सकता है कि सारे के सारे नॉन जीरो। सर ऐसा क्यों होगा? खुद ही सोचना क्यों होगा।
ऊपर नॉन जीरो है नीचे जीरो है, डिफाइन है क्या? नहीं। लेकिन अगर ऊपर भी जीरो हो जाए नीचे भी जीरो हो जाए तो रेशियो में हम के टर्म में कर लेंगे काम। अरे आया बात समझ में? तो जहां पे आपका सॉल्यूशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? यानी ये दोनों सिस्टम जहां पे आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यही पढ़ा था ना, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और जहां पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अच्छा, एक और बात, इसी चीज में हम एक और चीज बताए थे जिसको था, हमने नाम दिया था क्या बच्चे? ट्राइबल सॉल्यूशन और नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन। यस सर, बताया था, बोला था पढ़ के आने के लिए। क्या होता है मतलब? ट्राइबल में जो डिटरमिनेंट होता है ना, वो नॉट इक्वल टू जीरो। ट्राइबल में नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। और नॉन ट्राइबल में जीरो होता है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, लेकिन इसी में एक हमने चीज बताई थी जो था होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या था? समझ रहे हो ना? उसमें होमोजेनियस सिस्टम जब होगा तो D1 D2 D3 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। D1 D2 D3 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो? तो उसके इस यहाँ पे बेसिकली हम बताए थे कि आपका ट्राइबल और नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन रोल में किसके लिए आता है? होमोजेनियस सिस्टम के लिए आता है। बाकी उसका कोई योगदान नहीं। समझ में आ रही बात? इतना क्लियर है? पहले बता, आसानी से निकल जाएगा, क्वेश्चन करके दिखा रहे। क्लियर है इतनी बात? चल नोट कर फटाफट पहले। थर्ड पॉइंट, तो इसी चीज में हमने वहां पे भी पढ़ा था आपके पास सिस्टम ऑफ, यहां हम देख लेते हैं इसी में आप अगली बात करके कि इफ D1 इज इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू कितना हो जाए? जीरो। देन the above system of equation, above system of linear equation, system of linear equation is called homogeneous system। तब इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे? homogeneous system of equation। homogeneous system of equation, बात यहाँ यही है, homogeneous system of equation। अब जैसे ही होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आता है तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस में फॉर दिस हम जान रहे हैं कि डेल एक्स भी कितना होगा? जीरो। डेल वाई भी कितना होगा? जीरो। और डेल जेड भी कितना होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि D1 D2 D3 क्या है? जीरो है। तो एक जो चीज है एक्स वाई जेड, वो तो जीरो आएगा नहीं। एक्स वाई जेड क्या आएगा? जीरो। लेकिन यहां से जो समझने वाली बात है, फिर से वही बताएं कि जो नोट करके हमें लिखनी है वो है कि अगर डेल जो है वो अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, क्या है बच्चे? तब इस केस में हमें क्या देगा? ट्राइबल सॉल्यूशन। क्या देगा? अरे आया नहीं आया? और अगर डेल इक्वल टू जीरो है तब हमें क्या देगा? नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन। अब इस पे हम पहले एक क्वेश्चन करा देते हैं ट्राइबल और नॉन ट्राइबल पे, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। बात समझ में आ रही? ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे हम ट्राइबल और नॉन ट्राइबल पे करा देते, फिर आगे की तरफ हम चलते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, मिटा दे, इधर वाला हम मिटा लें। क्या रहा है? द वैल्यू ऑफ के, क्या निकालना है आपके पास? वैल्यू ऑफ के निकालना है। द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के, डू द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम, डू द फॉलोइंग homogeneous system of equation, homogeneous system of equation, ठीक है, poses a non tribal solution। क्या बोल रहा है बच्चे? नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन। क्या मिल रहा है इसको? नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन। जहां पे दिया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस के वाई प्लस 3z प्लस 3z इक्वल टू कितना? जीरो। अगला दिया 3x प्लस के वाई, 3x प्लस के वाई माइनस 2z इक्वल टू कितना? जीरो। और अगला दिया 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और माइनस 4z इक्वल टू जीरो। और ऑप्शन ए जो दिया है वो दिया है 1, ऑप्शन बी जो दिया है वो दिया है 33/4, ऑप्शन सी जो दिया है वो दिया है 33/2 और ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। तो कह रहा है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है एक ऐसा सॉल्यूशन है आपके पास इसका नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन। कैसा है?
तो आप के की वैल्यू बता दो, किसकी वैल्यू बता दो? अब मुझे बताएं कि अगर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है तो इसकी जो बेस डिटर्मिनेंट है वो कितनी होनी है? 0। ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि देख डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तो 0 होना है, वो तो तय है क्योंकि होमोजेनियस है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से अगर हम जाने थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में, तो हम जानते हैं एज वी नो दैट फॉर, बचपन में याद आया? अरे भाई याद नहीं है? एज वी नो दैट फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना भैया? 0। तो हम यहां से डिटर्मिनेंट बता रहे हैं, ए है 1, ए है 3, ए है 2, ए आपके पास के, ई भी कितना है आपके पास के, यहाँ पे कितना है 3, ये 3 है, ये -2 है और -4 है, और इसको कितना होना है? 0। आप बोलोगे एक्सपेंड कर लो, है ना, लेकिन हमें प्रॉपर्टी दिख गई है कि इस 1 से हम इस दोनों को क्या कर सकते हैं? 0। तो कर लेना ये काम, सीधा सीधा कर दे। R2 में से R2 माइनस थ्राइस ऑफ R1 कर ले, और R3 में से ट्वाइस ऑफ, बोलो ट्वाइस ऑफ R1 कर। हाँ या ना बोलो? इससे फायदा क्या हुआ सर? ए हो गया 1, ए हो गया 0, ए हो गया 0। अरे आया नहीं आया? अच्छा इसमें भी ध्यान देना, इसमें से हम इसका थ्राइस माइनस कर रहे हैं, यानी माइनस का कितना आ रहा है? के तो है ही है, इसमें कोई चेंज नहीं। के में से हम माइनस का 3k कर रहे हैं तो माइनस का 2k आया, और 3 में से हम ट्वाइस ऑफ R1 कर रहे हैं तो 3 माइनस 2k। अरे आया नहीं आया? और यहाँ पे फिर से थोड़ा ध्यान देना, -2 कितना है, और -9, ये तो पहले 3 लिख देना, -2 और माइनस माइनस कितना 9 -11, हाँ या ना? और यहाँ से R3 कितना है? R3 है -4 और माइनस का 6 -10। अरे आया नहीं आया? और इसको कितना होना है भैया? 0। एक्सपेंड कर ले अब, 1 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है 20k। क्या दिख रहा है? और हम माइनस लगा रहे हैं और आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए लिख रहे हैं, माइनस का 33, माइनस का कितना भैया? 11 थी, माइनस का 33 और प्लस का 22k, प्लस का ब्रैकेट, तो हम ओपन कर रहे हैं तो आ रहा है 20k प्लस का 33 और माइनस का 22k, यस और नो, इक्वल टू कितना आ रहा है? 0। तो यहां से आ रहा है -2k इज इक्वल टू -33, तो k की वैल्यू आ गई 33/2। हाँ या ना बोल? क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है? कौन सा? सी ऑप्शन। ये देख ले ट्राइवल सॉल्यूशन और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कितना डिफिकल्ट है, खुद ही देख ले। कुछ है क्या इसमें? ऑप्शन नंबर सी 33/2 दिया है और इसमें ऑप्शन बी दिया है, जबकि है ऑप्शन सी। बुक भी गजब है। हाँ समझ में आ रही बात है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? नोट करेगा फटाफट। बता देंगे, कंसेप्ट तो क्लियर है। अब क्वेश्चन एक करते हैं हम लोग किससे? क्रैमर्स रूल से, देखते हैं कि कितना आसान बनता है। उसके बाद हम आपको एक बताएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के क्वेश्चन, होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन में कि किस तरीके से इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम सॉल्व करते हैं के तरफ से। हाँ बोलेगा कोई क्वेश्चन? x माइनस एक बोले कोई x माइनस 5 हां प्लस 2z इक्वल टू 7। नेक्स्ट 3x plus 4y 3x plus 4y हां minus 5z equal to -5। हां नेक्स्ट 2x minus y हां plus 3z कहाँ है 15? गधा है। ठीक है 3z इक्वल तो 12। हाँ इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है क्वेश्चन इनके दिमाग में गड़बड़ क्लियर है। है? हाँ। चले अब यहाँ से हम क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करते हुए निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट। क्लियर है? यहाँ पे आपके पास है 1 3 2 -1 4 -1 2 -5 3। ये हमने निकाल लिया और इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं फटाफट। 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 और -5 7 लिख दें? ठीक है। माइनस माइनस प्लस 1 हो गया है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 और प्लस 10 कितना हो गया? 19 हो गया। ठीक है। और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 -8 यानी -11 आया। तो 19 7 26 -22 कितना आ गया भैया? 4 नॉट इक्वल टू 0 यानी यूनिक सॉल्यूशन आया। अब हम निकालेंगे डेल एक्स। क्या निकालेंगे? किसको रिप्लेस करना है भैया? इसको। तो यहाँ लिखेंगे 7 -5 12। यहाँ क्या लिखेंगे? -1 4 -1 2 -5 और 3 आया। चलिए 7 मल्टीप्लाइड बाई 12 -5 फिर से 7 हो गया। चलिए माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। 1 हो गया तो ये हो गया -15 और प्लस का
60 हाँ। यानी ये हो गया 75। हाँ। हम हिंदी में कर लेते हैं, आप इंग्लिश में कर लेते हैं, ठीक है। और फिर प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 है तो ये हो गया 5 और 12 चौका 48। हाँ। 48 5 की 48 43 एक से नेगेटिव में जाएगा, ये 5 हो गया और माइनस 48 तो माइनस 43 कितना, ठीक है। ये आ गया 49 प्लस का 75 और माइनस का कितना 86। हाँ भैया 70 जैसे भी करना है। तो सर 9 अच्छा इधर से कितना, ये 50 कर ले, अभी तुम ही लोग कर ले पहले। 75 और इसमें 86 हाँ। 75 86 में करने कितना आ गया माइनस 11 माइनस 11 तो 49 में से 10 गया 38 आ गया पक्का। हाँ सर। नेगेटिव पॉजिटिव 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 38, ठीक है। हाँ। अच्छा वही पक्का ना? हाँ सर। तो 75 कैसे आएगा? अरे मल्टीप्लाई एक सेकंड रुक जा, हाँ गड़बड़ लग रहा है हमें, वैल्यू गड़बड़ लग रहा है, रुक जा। हम किसके अलग निकाले थे 1 के अलॉन्ग, तो ये हो गया कितना माइनस, वो 19 है और ये 5 है ना, हाँ। माइनस 15 प्लस 60 और प्लस का 60। ओके सॉरी ये 45 आना चाहिए, माइनस 15 प्लस का 7 कितना आना चाहिए 45। ये आ गया, रुक जाओ 45 45 90 94 94 तो 86 और 8 8 सही है। हाँ सर। अब ठीक है भैया, Yes, हाँ sir. कैलकुलेशन मिस्टेक। डेल वाई में किसको चेंज करें भैया, Y को। तो पहले ये लिख दें 1 3 2 हाँ 7 माइनस 5 12 और 2 माइनस 5 और 3। अब की बार गलत होगा तो सोच लेना। ओके सर। 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 15 और प्लस का 60, आप गलती नहीं, माइनस हाँ, 7 ठीक है। माइनस का 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 और माइनस का 10 यानी प्लस 10 और फिर प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 तिहाई 36 और माइनस माइनस प्लस का 10। अरे आया, तो ये आ गया कितना भैया फिर से 45 और ये आ गया 19 19 सते 133 माइनस 133 कितना और 36 10 46 46 गुना कितना हो गया भैया 92 आया। 92 5 यहाँ पे आप ऐड कर लो, 92 5 कितना हो गया 97 97 41 130 चार। तो यहाँ से बस 4 बचा, प्लस का 4 माइनस का 4। चलिए अब आ जाए डेल जेड पे, हाँ 1 3 2 माइनस माइनस 1 1 4 माइनस 1 अगला 7 माइनस 7 माइनस 5 12 12 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 चौका 48 और माइनस का 5। अरे आया, फिर माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 तिहाई 36 और प्लस 10 46 लिख दे और फिर प्लस का 7 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 और माइनस 8 माइनस 11 आया। 48 माइनस 5 का कितना हो गया 43 और प्लस का कितना हो गया 46 और माइनस का कितना हो गया 77 12 आ गया। 40 40 80 6 3 9 89 77 87 87 2 1 ठीक। ये आपके पास कितना आ गया 12 आ गया 12। अब सीधा सीधा एक्स का फॉर्मूला क्या बताया हमने, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल। तो लगा भैया डेल एक्स कितना है 8 और डेल कितना है 4, सॉल्व होके कितना आया 2, याद आया। उसी तरीके से y क्या लिखेगा डेल y अपॉन y डेल। हाँ बता भैया 4 बटा 4 कितना आ गया 1, सही है क्या। अब z निकाल, z कितना है डेल z अपॉन डेल, हाँ डेल z अपॉन डेल बता 12 बटा 4 कितना आ गया सॉल्व होके 3, सही है क्या। यहाँ केवल किसमें खेलोगा भैया डिटरमिनेंट, यहाँ कोई इनवर्स नहीं, कोई एडजॉइंट नहीं, कोई माइनर नहीं, कोई कोफैक्टर नहीं, लेकिन स्ट्रिक्टली नॉट फॉर बोर्ड। फिर से बता दे रहे हैं, नहीं तो 0 नंबर मिलेगा। इसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा कि आपने सॉल्यूशन लिखा है, क्योंकि बुक में दिया ही नहीं है। समझ में आ रहा है, आरएसआरटी में भी नहीं दिया है, मतलब जो हाँ, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन है इसमें। चल नोट कर, एक हम आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन का बताते हैं, ठीक है, फटाफट इसको नोट कर। वेक्टर का भी है ना? देखिए तो किस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले तो आपका ये तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल गया ना, किसी किसी में आपको डिटरमिनेंट 0 मिलेगा। क्या मिलेगा डिटरमिनेंट 0। तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि भैया वो नो सॉल्यूशन है या क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। तो उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं। लिखे सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बातें नहीं, सो दैट द इक्वेशंस
इक्वेशन सर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना 3, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y प्लस 2z इज इक्वल टू 8, और ये है आपके पास 5x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू आर कंसिस्टेंट। शो करना है कि ये कैसे हैं भैया, कंसिस्टेंट एंड सॉल्व देम अब देखिए इसमें खेल क्या हो गया, कंसिस्टेंट है तो हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें यूनिक सॉल्यूशन दे, क्या दे, लेकिन ये देगा नहीं, क्योंकि थोड़ा अगर इसका हम सॉल्यूशन निकाले और डेल निकाले, क्या निकाले, तो ये आएगा 1 3 5 1 माइनस 5 माइनस 3 1 2 4 ऐसा होगा। आप प्रॉपर्टी लगा के भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, लेकिन अगर हम डायरेक्ट निकालें तो आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना -20 और प्लस का 6, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाई 12 और माइनस का 10, और फिर +1 मल्टीप्लाइड बाई कितना भैया -9 प्लस 25 और प्लस का 25, जो सॉल्व होकर कितना दिखेगा 0। लेकिन कह रहे कंसिस्टेंट है, क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ये 0 हुआ तो कंपल्सरी हो गया कि डेल x को भी 0 होना पड़ेगा, डेल y को पड़ेगा और डेल z। चूंकि शो करना है तो हम काम कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेंगे। डेल x अगर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 3 8 14, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा 1 2 4, यस और नो। अगर हम इसको ओपन करें तो 3 माइनस का 20 और प्लस का 6, माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 चौका 32 और माइनस का 28, सोचते जा, अरे आया, और फिर +1 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया बच्चे 8 त्रिका -24 और प्लस का 70, आया क्या। अब यहां से देख कितना आ गया, 14 आ गया, 14 किया कितना हो गया माइनस का 42, और यहाँ पे 32 8 कितना हो गया भैया 4, तो माइनस का 4, और यहां से ये कितना आ गया 24 6 30 40 दिन 46 आ गया, हाँ अच्छा है। तो देख तो ये प्लस का 46 सॉल्व होके 0 आया क्या, अरे आया। अब उसी तरीके से किसको निकालेंगे हम, डेल y कितना निकलेगा भैया 1 3 5, यहाँ जाएगा 3 8 14 और यहाँ जाएगा 1 2 4, डिटरमिनेंट हम सीधे लिख रहे हैं कितना आएगा 0, आप सोच लेना। और उसी तरीके से हम डेल z भी निकाल देंगे, तो डेल z हमारे पास कितना आएगा बच्चे 1 3 5 1 माइनस 5 माइनस 3 और यहाँ लिखेंगे हम 3 8 कितना 14, और ये भी सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 0। तो हमने ये बात प्रूव कर दिया कि ये कैसा है, कंसिस्टेंट है, कैसा है। अब रही बात इसको सॉल्व करने की, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल को हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लाइक k लैम्डा जो भी आप लिखना चाहें। बोर्ड के लिए बोर्ड में है ही नहीं, पहले ही बोला बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बोर्ड खत्म हो गया पिछली क्लास में, नहीं पता है, चिल्ला चिल्ला के बोले कुछ नहीं है बोर्ड में, आज की क्लास में कोई बोर्ड में नहीं है, कोई इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, चुपचाप प्रैक्टिस करेगा जेई के लिए। हाँ ठीक है, हाँ समझे इस बात को। तो इस तरीके के सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि लेड जेड को कुछ हम कांस्टेंट मान लेते हैं के, आप लैम्डा भी मान सकते हो, आपकी इच्छा। जैसे ही जेड को आपने के माना, अब ये इक्वेशन चेंज हो गया, ये आपके पास हो गया x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन हो गया कितना बच्चे 3x माइनस 5y और प्लस 2k इज इक्वल टू 8। हम दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन में काम चल जाएगा। आप तीसरा भी निकाल लो, किसी दो से सॉल्व कर लेना, तीसरे में रख के देख लेना सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर इसको सॉल्व करना हो तो सभी को पता है कि इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, अरे ऐसा नो आता है ना सभी को एलिमिनेशन। तो अगर जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे कैंसिल, ये हो जाएगा 5x प्लस 3x कितना 8x प्लस, समझना 5 के प्लस 2 और इधर कितना आ जाएगा 15 प्लस 8 लिख दे रहे हैं कितना 23। तो तुम्हें जो x की वैल्यू मिल रही है वो देखना, वो आ रही है 23 माइनस 7 के डिवाइड बाई कितना 8, यही है x। इसी टर्म में आएगा, समझ रहे हो क्यों आएगा और कैसे सेटिस्फाई होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। उसी तरीके से x की वैल्यू किसी में भी रख दे, इसमें रख रहे हैं तो x की वैल्यू हम रख दिए 23 माइनस 7 के अपॉन 8 प्लस y प्लस और प्लस के इक्वल टू कितना 3। हमें क्या चाहिए y चाहिए क्या, तो y हम इधर ही रख देते हैं, बाकी सबको उधर लेके चले जाते हैं। अरे हाँ या ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस के और माइनस का
23 माइनस 7k डिवाइडेड बाई 8 सोच तो y की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट लिख रहे हैं 24 माइनस 8k और माइनस का 23 और प्लस का 7k और डिवाइडेड बाई नीचे कितना 8, तो y की वैल्यू कितनी आ रही भैया माइनस 8k प्लस 7 माइनस k और 24 माइनस 23 प्लस का 1 कितना, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना 8, सोच लिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और z को आपने क्या माना भैया, तो क्या तीनों का तीनों सॉल्यूशन निकल गया, क्या x भी निकल गया, y भी निकल गया और क्या निकल गया z। अरे आया नहीं यहाँ से। अब तुम किसी को भी उठा के किसी में रख के चेक कर लो, सेटिस्फाई करेगा। जैसे ये x है, ये y है और वो क्या है z, इस इक्वेशन में रख के देख, ये सेटिस्फाई करेगा। अरे आई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन है? तो जब भी कंसिस्टेंट सिस्टम होगा तो उसका आंसर जो आएगा वो किसी लैम्डा के अल्फा बीटा के टर्म में ही आएगा। आप उसको वेरिएबल में ढूंढने की कोशिश मत करना और किसी एक को। ये सेम चीज हम प्लेन में भी जाके पढ़ेंगे वेक्टर 3D के, कि जब भी इस तरीके की चीजें मिलती है ना, उसको हमें स्टैंडर्ड अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है तो हम किसी एक चीज को जीरो कर देते हैं, जेड को वहां क्या पुट कर दिया जाता है जीरो, और फिर हम किस में प्लेन को ले आते हैं एक्स वाई में, और फिर वहां से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। उसको हम सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ प्लेन बोलते हैं वहां पे, जो फिर से सिलेबस में नहीं है बोलते, लेकिन पढ़ना है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? और एक तरीके से थोड़ा समझ बड़े पैमाने पे, तो एक्स वाई जेड जो है वो तो लाइन को रिप्रेजेंट करता नहीं, लाइन को तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी क्या है, बेसिकली ये प्लेन का इक्वेशन, यानी 3 वेरिएबल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेन को। तो सर यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? यूनिक सॉल्यूशन का ये मतलब है पहला प्लेन, दूसरा प्लेन और एक तीसरा प्लेन होगा जो किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा, वो है यूनिक सॉल्यूशन। तो सर नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है? पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन, इसके ऊपर कोई तीसरा प्लेन रख दे, ये कभी मिल रहा है क्या? नहीं, ये पैरेलल है दूसरे के, ये है नो सॉल्यूशन। तो सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पहला प्लेन, दूसरा प्लेन और तीसरा प्लेन, बस इस सब एक ही जगह क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया, जस्ट लाइक लाइन ही है, लेकिन ये है क्या, प्लेन। तो जब तुम अच्छे बुक्स पढ़ोगे ना, सिंगेज वगैरह, रियांत वगैरह, तो यूनिक सॉल्यूशन में वो अलग अलग कलर का प्लेन बना के दिखाया होगा कि ये कट हो रहा है। तो ये मत पूछना कि सर ये प्लेन क्या है, प्लेन यही है। ये जब कट करेगा तो क्या देगा, ये यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ax plus by plus cz plus d equal to 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशन बदल के r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d हो जाता है, r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d, जहां n वेक्टर वो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है, d जो होता है वो पोजीशन और उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट ऑफ d लिख देते हैं। अरे आई बात समझ, वेक्टर 3D में पढ़ेंगे। एक क्रामर्स रूल क्लियर है, ट्राइवल नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्लियर है, अगर कंसिस्टेंट है तो वैल्यू कैसे निकालनी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलो छाप लो।